आए जा जब तक ये फुर्सत दे ये ज़माना, जितना खुशी से दिल को लगाना, उतना ही प्यार से रिश्ता निभाना। गाए जा या मुस्कुराए जा, जब तक न फुर्सत दे ये ज़माना। तेरे सिवाना किसी का बनूंगा, खूने जिगर से मैं लिख दूंगा। ये वादा रहा दिलरुबा, ये वादा रहा जान जा। मेरे बात के माने दो, मेरे बात के माने दो, जिसे अपना लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। मेरे बात के माने दो, मेरे बात के माने दो, जिसे अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। गुड इवनिंग महनूर, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और शुरू करते हैं आज का आपके साथ मेरा आमना सामना। मैं आपका पसंदीदा वॉइस, योर फेवरेट वॉइस, मेरे आवाज़ के दोस्तों। आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इंसान के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं फीडबैक दे दूँ। फीडबैक आया था कि भाई ऐसे करके हॉरिजेंटली करो। हाय, हॉरिजेंटली कर नहीं पाया क्योंकि उसमें उतना सही लुक नहीं आ रहा था। आई होप दिस लुक इज़ बेटर। हाय सुमित, हाय एवरीवन। सो आज बात करेंगे, गुड इवनिंग। आज बात करेंगे एक मेरे सबसे पसंदीदा इंसान एज ए डायरेक्टर, और हाय श्रीधर जी, और उनका नाम है ब्रिज सदाना। तो उनके बारे में क्या बात करूं। दो बेचारे बिना सहारे, यूं ढूंढ ढूंढ कर हारे, एक चाबी की ताला ढूंढे, फिर तो मारे मारे, मैं हूँ राजा तू है राना, दोनों मिलके गाए गाना, ओ हसीना जरा रुक जाना। तो आज ब्रिज साहब की बातें होंगी, उनकी पिक्चरों की बातें होंगी, और मुझे लगा था ये बड़ी हंसी मजाक वाली बातें होंगी, पर बात बहुत सीरियस हो गई। और बात इसलिए सीरियस हो गई क्योंकि आप लोगों को मैं पहले थैंक यू कह देता हूँ कि अशोक कुमार जी का जो लाइव था वो आप सबको इतना अच्छा लगा, इतना बढ़िया लगा कि पता नहीं, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ उनसे अप्रिसिएशन मिला और उनसे बहुत ज़्यादा वो मिला। तो मुझे इस बात की खुशी है कि इट्स क्वालिटी इज़ ऑलवेज मेंटेन्ड। दूसरी बात ये कि सब लोग जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े लोग जुड़ रहे हैं, उनका भी आभार। आप सबका ज़्यादा आभार क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। सेकंड, मैं क्या करना चाहता हूँ आज के बारे में। मेरे बात के माने दो, मेरे बात के माने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। और जाने देने वाली बात ये है और कि भाई मुझे ये बोला गया कि भाई कोई मैं फीमेल स्टार्स को लेके नहीं करता हूँ। गुड इवनिंग कुलीन सर। तो अगले हफ्ते मंडे को होगा लाइव 6:30 बजे, और ऑल हीरोइंस ऑफ 70s, ऑल हीरोइंस ऑफ 70s, क्योंकि मुझे कहा गया कि भाई आप फीमेल स्टार्स को क्यों नहीं उनके साथ आते हो। तो मुझे कोई उन पर एतराज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि एमसीपी हूँ। तो अगली बार सारे फीमेल स्टार्स को लेके आ रहे हैं, राइट। तो आज इनके बारे में बात करें। किनके बारे में। तेरे सिवाना किसी का बनूंगा, खूने जिगर से ये लिख दूंगा। ये वादा या तो गाए जा या मुस्कुराए जा, जब तक ना फुर्सत दे ये ज़माना। या तीसरा, एक से बढ़कर एक, वो लाया है तोहफे अनेक। तो ब्रिज सदाना साहब, उनके बारे में बात करने से पहले एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पुराने पिक्चर्स हैं ना, जब हम उनके रीमेक बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग इतना फूहर बनाते हैं और घटिया बनाते हैं कि रोना आ जाता है। स्पेशली विक्टोरिया 203 ये आनंद महादेवन साहब ने बनाया, जो अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं, ज़रूर होंगे, जब समझते होंगे तो। मुझे लगता है कि उन्होंने इतना घटिया पिक्चर बनाया कि कोई इंसान नशे में भी नहीं बना सकता। ठीक है, मुझे कहा जाता है कि मैं बहुत कड़वी बातें कर लेता हूँ, पर ये सच है। अगर एक इतना आइकॉनिक पिक्चर को आप इतना बेकार बना सकते हैं ना, तो उसके लिए भी आपको स्किल चाहिए। और दो लोगों के इसमें मैं नाम लूँगा, एक तो ओमपुरी साहब और अनुपम खेर साहब। आप ऐसा आइकॉनिक रोल कर रहे हो, राजा और राणा, और वो दो ऐसे इंसान, अशोक कुमार और प्राण साहब, जो पिलर्स रहे इंडस्ट्री के 1940 से लेके 1985-86 तक पिलर्स रहे। उनके बिना पिक्चरें बनती ही नहीं थी।
आप उनका रोल कर रहे हो इतने फुअर वे में, मतलब अजीब बात है। मतलब आई रेडली फील अशेम्ड कि वो मुझे, मेरा बस चलता ना तो मैं इनके जितने भी नेशनल अवार्ड थे सारे ले लेता। एक राजा और राणा दोनों बुजुर्ग थे, अनफिट नहीं थे, मोटे नहीं थे, चल फिर नहीं पा रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, वो इतने मस्त थे, इतने मस्त मौला थे, और उनकी हरकतें ऐसी थी उससे लोग खुश होते थे, हंस रहे थे, और दोनों नेगेटिव काम को भी पॉजिटिवली कर रहे थे। यहाँ पे ओमपुरी साहब इतना बड़े मुंह, इतना बड़ा पेट, एक हेरा फेरी का हैंगओवर, हर बात पे कर रहे हैं। ठीक है, अनुपम खेर इतना बड़ा मुंह, उस पर और भी बेकार सा एक विग, उस पर वो पता नहीं अशोक कुमार को क्या वो कर रहे हैं कि इट इज़ लाइक डिसग्रेस। थैंक यू केविन किशोर जी फॉर ज्वाइनिंग, किशोर मकवाना। तो इट इज़ अ डिसग्रेस जो उन्होंने इसको किया, दोबारा किया, और इतना घटिया किया कि भाई उतना घटिया करने के लिए भी नशा चाहिए। थैंक यू किशोर जी फॉर ज्वाइनिंग। नाउ कमिंग बैक टू ब्रिज जी, तो इनके पिक्चरों में 5-6 बातें हमेशा रहती है, और वो हमेशा आप देखना, लड़की, लाश, बोरीविल्ली, कफन, नहीं मैं वो नहीं गिना रहा हूँ जो चोरी मेरा काम में था, वो तो सबको पता है। सबसे बड़ी बात है ये 5-6 के साथ 3-4 और चीज़ें थी तो आपको हर पिक्चर में मिलेगी। और मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूँ और क्यों ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस एंगल पे जाना नहीं चाहता था, पर 3 दिन से मुझे मेरा दिल, मेरे स्टडीज़, मेरा रिसर्च मुझे उस एंगल पे ले गया। और वो एंगल है कि जो भी उनके साथ हुआ 22 अक्टूबर 1990 को, सबको पता है, मैं उस पर डेल्व नहीं करना चाहता। पर अगर उनकी सारी पिक्चरें देखें ना, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, साइकोलॉजी की बातें पढ़ता हूँ, तो सारी जब आप उनके मूवीज़ देखें ना तो एक कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं। आप देखेंगे हर एक पिक्चर में एक छोटा सा बच्चा होगा जो अपने माँ से या बाप से गुजर गया होगा। कुलीन जी आपका जवाब दे देता हूँ, वो रंजीत वाला पिक्चर वो है आपका, थैंक यू अव्यक्ति जी, तकदीर पिक्चर से, तकदीर मूवी से, राइट। दूसरा क्या था कि आप देखेंगे एक लड़की होगी जिस पे कुछ ना कुछ उसके फादर को गलत तरीके से फ्रेम किया जाएगा। तीसरा आप उनके हर एक स्टोरी में देखेंगे कि 2 क्रिमिनल ज़रूर होंगे और जो बहुत गुड नेचर्ड होंगे। ठीक है, तो उन्होंने हमेशा क्राइम को एक ऐसे दिखाया कि ज़रूरी नहीं कि जो क्राइम या क्रिमिनल है वो बहुत ही ख़राब इंसान हो या बहुत ही क्रूकेड हो, बहुत ही नेस्टी हो। चौथा, अगर आप देखें इन सभी चीज़ों के साथ, हाय रवि कुमार, ठीक है, इनके साथ आप और देखें तो हमेशा ना एक लॉस्ट एंड फाउंड का होगा। पवन सोनी जी हैं मेरे एक दोस्त, एक फोरम में उनसे मेरी यही बातचीत हो रही थी कि भाई लोग मनमोहन देसाई की बात करते हैं, तो ब्रिज सदाना वॉज एक्चुअल लॉस्ट एंड फाउंड वाले थे डायरेक्टर। ये अलग बात है कि उनकी पिक्चरें उतनी नहीं चली, या उनके पिक्चरों में एक जो मुझे खामी नज़र आई वो है कि वो कभी भी एक हीरो के साथ नहीं टिके, या वो हीरो को बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं कर पाए। जैसे अगर नवीन निश्चल को उन्होंने बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया था पैसे की गुड़िया में, और दूसरे पिक्चर एक से बढ़कर एक विक्टोरिया 203 में, पर उसी को जब नवीन निश्चल अपने ढलान पे थे और उनको एक से बढ़कर एक में जब उन्होंने लिया तो वो उतने बढ़िया से नहीं दिखे। थैंक यू राहुल फॉर ज्वाइनिंग। दूसरा, विश्वजीत के साथ उन्होंने एक बहुत ही उम्दा पिक्चर बनाया था, वो फिर आएगी, जो सस्पेंस पे है। तो मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि उन्हें हर एक पिक्चर में आप देखेंगे एक फ़ीमेल जो होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, तो एक फ़ीमेल उतनी ही नेगेटिव होगी। ठीक है, तो दोनों होंगे। हाय दिलीप सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। तो वो उतनी ही नेगेटिव होगी। ठीक है, चाहे वो मुमताज़ को ले लीजिए, चाहे आप एक से बढ़कर एक में हेलन को ले लीजिए, चाहे कठपुतली में हेलन का पॉजिटिव रोल और ललिता पवार जी का नेगेटिव रोल ले लीजिए। तो मैं ये सारी बात इसलिए कर रहा हूँ कि इन सब बातों से ना एक इंसान का साइकोलॉजी पता चलता है। तो भाई आप कहेंगे ये फार्मूला है, तो ये तो मनमोहन देसाई ने भी किया, नसीर हुसैन ने भी किया। तो भाई नसीर हुसैन का एक म्यूज़िकल फार्मूला था, उनका फार्मूला, गुड इवनिंग राहुल, एक छोटा सा उनका फार्मूला था। हाय पीयूष, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एक छोटा सा फार्मूला था कि बॉय मीट्स अ गर्ल, गर्ल इज़ रिच, बॉय इज़ पुअर, और गाने। उनके कैनवस में इतने कैरेक्टर्स नहीं होते थे, उनके गिने चुने 8 कैरेक्टर्स होते थे। ठीक है, फादर ऑफ द गर्ल एंड मदर ऑफ द बॉय, और गिटार, और एक राजेंद्र नाथ जो अपनी उल्टी सीधी हरकतें करता था। यहाँ पे अगर आप देखें ना तो यहाँ पे कैनवस बहुत बड़ा होता था। और एक बहुत ना डिग्निफाइड चीज़ मुझे उनकी पिक्चर में हमेशा नज़र आई, उन्होंने कभी भी कॉमेडियन को चीप या फूहर नहीं बनाया। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं अपने मन की बातें कह देता हूँ। ऑडियो इज़ नॉट कमिंग अक्रॉस, आई थिंक एवरीबडी इज़ हियरिंग सर, ऐसा नहीं है? सबको सुनाई दे रहा है ना भाई? 1-2 हाँ तो बोल दो कि ऑडियो इज़ कमिंग और नॉट। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे उन्होंने हमेशा कॉमेडियन को एक बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, और
जैसे आप देवेंद्र वर्मा का ले कि वो मेरे बहुत ही फेवरेट कॉमेडियन है, और वो बहुत ही एक डिग्निफाइड वे में उनको प्रेजेंट किया हमेशा। चाहे परवीन भाई का रोल हो ना, ये मैं 50,000 नहीं दूंगा, 49,000 दूंगा। राइट, ऑडियो इज कमिंग, राइट, थैंक यू सो मच, सही है, थैंक यू। दूसरा क्या है कि एक जगदीप साहब को ना, एक जो हम लोगों ने बचपन में देखा था इनकी पिक्चर में ना, एक हे वाला उनका रोल कर दिया था, तो मुझे बड़ा वो इरिटेटिंग सा लगता था, तो मुझे वो कभी पसंद नहीं है। पर उसी जगदीप सिंह साहब को अगर आप देखें अफसाना में, क्या फिनिश के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया, ठीक है, और कठपुतली में भी। हाय शीतल जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो जगदीप साहब को जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया ना, तो यू नो दिस टॉक्स अबाउट द पर्सन। थैंक यू रवि जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू शीतल जी। तो पर्सन मतलब यू नो, आप जैसे कॉमेडी को हमारे देश में आप पंजाबी में बात कर रहे हो, आप सरदार हो तो आप कुछ ऐसी फुहरपंती करोगे, आप बंगाली हो तो आप हिंदी नहीं बोल पाओगे, आप साउथ इंडियन हो तो आप तिलक लगा के धोती लगाओगे तो आप कॉमेडियन हो। तो उस चीज़ को, उस स्टीरियोटाइप्स पे वो कभी भी नहीं गए। तो दैट इज़ यू नो ए गुड फिल्म मेकर इज़ ऑल अबाउट। नेक्स्ट अगर आप देखें, हमेशा हर पिक्चर में ना जो एक बच्चे का जो एक रोल है ना, अगर आप अफसाना में भी देखें, एक छोटा सा बच्चा होता है प्रदीप कुमार का जो बोल नहीं सकता, राइट। या फिर आप विक्टोरिया नंबर 203 में सायरा बानू की जो बहन होती है वो, या बाकी उनके हर एक पिक्चर में ना आपको एक बच्चे का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल मिलेगा। और मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी इंसिडेंट हुआ है वो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना पैराडॉक्स, मुझे बड़ा पैराडॉक्सिकल लगता है। पैराडॉक्सिकल इसलिए लगता है क्योंकि जो इंसान इतना सेंसिटिव हो, जो किसी कॉमेडियन को इस तरह से इतने डिग्निटी के साथ पेश कर रहा है। अगर आप एक से बढ़कर एक में इस हवलदार का रोल में अगर देखें, देवेंद्र वर्मा गिव सच ए फाइन परफॉर्मेंस, ठीक है। और इसमें भी फिर उनका चक्कर पे चक्कर भी आप देखें तो उसमें भी एक होता है ना, एक बच्चा छूट जाता है माँ से, रणधीर कपूर छूट जाता है। तकदीर पिक्चर में भी मिथुन चक्रवर्ती अपने फादर से छूट जाते हैं। तो हर एक इसमें ना कहीं मुझे लगता है एक उन्होंने सेंस ऑफ लॉस को हमेशा दिखाया, ठीक है। एक सेंस ऑफ लॉस, एक सेंस ऑफ यू नो कि आप अपने लोगों के साथ नहीं है। थैंक यू मिलन फॉर ज्वाइनिंग। आप अपने लोगों के साथ नहीं हैं, आप उनसे अलग हो गए हैं। तो ये जो बहुत ही सटल ह्यूमन इमोशंस है ना, उनको उन्होंने बहुत अच्छी तरह दिखाया। ग्रेट नॉलेज नहीं भैया, नॉलेज कुछ नहीं रवि जी, मेहनत है, सिंपली मेहनत, राइट। जैसे प्रोफेसर प्यारेलाल में भी जब वो आते हैं अपने माँ से मिलने और देखते हैं कि भाई उनका बेटा उन्हीं के हाथ से मर गया। अब इसमें पैराडॉक्स देखिए, धर्मेंद्र के फादर को अनजाने में किंग यानी श्रीराम लगू मार देते हैं, और श्रीराम लगू के बेटा विनोद मेहरा उनके ही कारण अनजाने में गुजर जाते हैं। तो सी द पैराडॉक्स, यू नो दिस टॉक्स अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ ए पर्सन। अगर आप अच्छे डायरेक्टर है, क्योंकि हर आदमी यही कहता है कि भाई सिनेमा जो है वो एक डायरेक्टर्स मीडियम है, ठीक है। तो डायरेक्टर किस तरह से स्टोरी टेलिंग है, तो इसमें जो मुझे एक दो उनकी खामियां जो मुझे नज़र आई, एक तो कि वो हीरो को कभी भी ना बहुत ही बुलंद प्रेजेंट नहीं कर पाए, जो अमिताभ बच्चन को लेके मनमोहन देसाई ने किया या प्रकाश मेहरा ने किया। तो क्या होता है कि भाई लोग हीरो को देखने जाते हैं, मैं ये हमेशा से मानता हूँ और हम सब मानते हैं। ग्रेट इनसाइट ऑफ ब्रिज, थैंक यू यार। क्योंकि मैं ब्रिज साहब को तब देखा था, मैं पिछले बार अशोक कुमार जी के उसमें बता रहा था कि जब मैं 3-4 साल का था, उसके बाद जब भी उनके मूवीज़ देखे ना मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगे। एक जैसे एक टीनेजर होता है ना, टीनेजर क्या फैंटेसाइज करता है, हीरा खजाना, ठीक है, एक ज़ीनत अमान जैसी खूबसूरत लड़की, और कुछ ना कुछ होते रहना, जो बिल्कुल जेम्स हेडली चेज के नॉवेल्स अगर आप देखें। और एक उनमें और एक ख़ास बात क्या है कि आप देखो कि जो विलन्स होते थे उनके पिक्चरों में, वो सूट बूट मतलब वो तो होंगे, उनके जो गुंडे होंगे वो भी कैप पहन के पीछे खड़े रहेंगे। तो इट गिव्स सच ए सेंस ऑफ यू नो काइंड ऑफ डिग्निटी, एक एरिस्टोक्रेसी। वो विलन है, उनमें क्रूरता नहीं है, मतलब क्रूरता इन सेंस की मतलब वो किसी लड़की के साथ बदसलूकी की ये सब नहीं कर रहे हैं। उनको हीरे चाहिए, उनको हीरे से मतलब है। वो अच्छा शराब पियेंगे पर उनको हीरे से या खजाने से मतलब है। सेम थिंग हैपेंड विद रंजीत ऑल्सो इन तकदीर, है ना। तो एक दीज ऑल टॉक्स अबाउट पीपल। हाँ विनोद जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, राइट। उसके बाद अगर हम देखें जैसे अमजद खान को जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया, चाहे आज बात हो रही थी किसी फोरम में कि शायद कुर्बानी का हैंगअप हो या जो भी हो, यू नो 2 पिक्चरों में बॉम्बे 405, विनोद खन्ना वॉज एक्सेलेंट, नहीं सॉरी अमजद खान वॉज एक्सेलेंट। अमजद खान वॉज सो सुपर्ब कि उसके आगे दोनों हीरो कुछ नहीं लगे।
अब वो पिक्चर में देखिए, वो था ओरिजिनल किशन कन्हैया, ही हैज़ बीन अ ग्रेट स्टोरी टेलर, हाँ जी, एंड यू आर टेलिंग हिज स्टोरी, थैंक यू सो मच, आई होप आई एम डूइंग गुड। तो उसमें अब देखिए, उसमें ओरिजिनल थे ये किशन और कन्हैया। अब शत्रुघ्न सिन्हा जैसे एक्टर के साथ ना एक परेशानी है, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा को उन्होंने, हाय नेहा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, शत्रुघ्न सिन्हा से उन्होंने बहुत अच्छा काम लिया था तकदीर में, बहुत ज़बरदस्त काम लिया था तकदीर में, जहाँ पे अब उसमें भी देखिए ना, उसमें कास्टिंग में हेमा मालिनी वॉज डाउन द हिल, तब वो काफ़ी उनकी उम्र हो गई थी, तो वो जो रोल है ना उसके लिए वो थोड़ी उम्र उनकी दिख रही थी। सो वॉज जीनत, ठीक है। मिथुन बिल्कुल नए हीरो थे और मिथुन को उन्होंने एक प्ले बॉय का रोल दिया था, जो मुझे नहीं लगता मिथुन पे बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग या सूटेबल है। तो मुझे लगता है हमेशा जो कहीं कमी पेशी रहेगी वो हीरोज़ को लेके रही। जैसे अगर हम ये बात कर रहे थे ना, किशन कन्हैया बने थे ये दोनों, तो शत्रुघ्न सिन्हा जैसे एक्टर के साथ परेशानी ये है कि वो ना हमेशा हर सीन में अपने आप को अमिताभ से बेटर प्रूफ करने में लगे रहते हैं। तो कोर्ट रूम सीन जो लोगों को बहुत मज़ा आया, मुझे लगा वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। मतलब आप कोर्ट में ऐसे फुहरपंती नहीं कर सकते, जिन्होंने भी कोर्ट देखा उनको पता है, पर थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत और ज़्यादा बहुत में बहुत बहुत फ़र्क हो जाता है। उस चीज़ को थोड़ा सा मुझे लगता है ब्रिज साहब वहाँ पे थोड़ा सा वो कर गए, क्योंकि उसमें ना जो परेशानी है, हाय नीलू जी, जो परेशानी है इस मूवी में ये मुझे जो लगी, क्योंकि ये मूवी चली क्यों नहीं थी, क्योंकि इसमें 3 वजह मुझे बहुत स्ट्रांगली। एक, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा में कोई केमिस्ट्री नहीं है। अमिताभ विनोद खन्ना में ह्यूजली सक्सेसफुल केमिस्ट्री रहा, धर्मेंद्र विनोद खन्ना में ह्यूजली सक्सेसफुल केमिस्ट्री रहा, शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र में ह्यूजली सक्सेसफुल केमिस्ट्री रहा, शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन में भी अच्छा केमिस्ट्री रहा। पर इसमें गोविंदा और शत्रुघ्न सिन्हा में ना कोई केमिस्ट्री नहीं है। उनको देख के कोई कहेगा नहीं कि दोनों दोस्त थे, देख के ये लगेगा भाई ये शॉर्ट दे के फिर अलग हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये राइटर की कमी हो या डायरेक्शन की कमी हो या कास्टिंग की कमी हो, मुझे तो इसमें कास्टिंग की कमी सबसे ज़बरदस्त लगी। दूसरा कि आप प्राण साहब को ले रहे हो, प्राण साहब को ऐसा रोल दे रहे हो कि वो सबसे पिट रहे हैं, ये दोनों से पिट रहे हैं। और प्राण साहब कौन है? अमिताभ बच्चन के बाप, उस वक्त के सबसे बड़े स्टार के फादर होते थे वो, चाहे अमर अकबर एंटनी चाहे नसीब। तो प्राण साहब को आप एक ऐसे कमज़ोर रोल दे दोगे ना, तो दैट डज नॉट गो डाउन विद द ऑडियंस। क्योंकि देखिए भाई, एक सिंपल बात है, हम हैं 2 रुपये के मैंगो मैन, आम ऑडियंस, थैंक यू सो मच। तो हम हैं 2 रुपये के मैंगो मैन, आम ऑडियंस। हमें ये हमेशा पसंद ये रहता है कि भाई हम जो देखने गए ना, हमें वो मिले, राइट। आज मैं ये बताना चाहता हूँ जिन्होंने लेट ज्वाइन किया कि मैंने लैंडस्केप में बहुत कोशिश की, पर लैंडस्केप में कहीं ना कहीं मेरे साथ कैमरा का तालमेल नहीं बैठ रहा था। तो आज ये नया है, आई होप दिस इज़ लुकिंग बेटर, क्योंकि बहुत लोगों का आया कि लैंडस्केप करके देखो। और जो दोबारा जुड़े हैं उनको बता दूं कि मंडे को नेक्स्ट लाइव है 6:30 बजे, अबाउट द डिवास ऑफ बॉलीवुड ऑफ 70s। तो 70s की सारे बड़े हीरोइन होंगी मंडे को, राइट। तो दोबारा इस पॉइंट पे आता हूँ कि जैसे प्राण साहब को आपने ऐसे थोड़ा कमज़ोर रोल दे दिया, जहाँ पे ये हीरोज़ से मार खा रहे हैं, ठीक है, जहाँ उनका कुछ जो एक फ़नी मोमेंट है ना, उसी प्राण साहब को आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल दिया था टक्कर में, जहाँ उनका नाम आई थिंक मंगल था, बहुत ज़बरदस्त रोल, बट फोकस इज़ नॉट प्रॉपर। क्यों? बाकियों को लोगों को दिख नहीं रहा क्या? इसमें सही नहीं लग रहा क्या? आप लोगों को बता दो ज़रा मुझे एक बार कि इसमें सही लग रहा है कि नहीं। तो उसमें ना एक उनका चोरी मेरा चक्कर पे चक्कर में उनका नाम था मंगल, और एक बहुत ज़बरदस्त रोल था, बहुत ही ज़बरदस्त रोल था। उस रोल का अगर आप देखें ना तो इट वॉज लाइक माइंड ब्लोइंग रोल। अब उस रोल को आप इतने स्ट्रॉन्ग रोल दे रहे हैं, वहाँ पे अशोक कुमार साहब को आपने एक थोड़ा सा पागल हो गए हैं, टू क्लोज, अब ठीक है। उसमें वो पागल क्योंकि कोई कह रहा था कि भाई आवाज़ नहीं आ रही है, तो जैसे उसमें बताते हैं ना कि अशोक कुमार साहब पागल हो गए, राइट, दिख रहा है ना, नो प्रॉब्लम, राइट। तो अशोक कुमार साहब उसमें जैसे पागल हो गए, तो उसमें उनके लिए कुछ नहीं था, बहुत सुंदर की आवाज़, बहुत सुंदर की आवाज़, मतलब कोई बात नहीं, राइट। तो उसमें वो पागल हो गए, तो वो वाला रोल ना उनका कमज़ोर था। और मुझे लगता है रणधीर कपूर इज़ द फर्स्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नेपोटिज्म, कि मुझे तो लगता है कि उनको हीरो क्या, उनको किसी भी एंगल में फिल्म के सेट में घुसने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी हीरोइन के साथ आए तो उनके दादाजी ही दिखे, चाहे टीना मुनीम के साथ पुकार में उनके दादाजी लगे, या जिस कभी हीरोइन के साथ आए तो वो उनका कभी वो बोल नहीं पाए वो, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो इस चक्कर में अगर आप देखें ना, जैसे आप चोरी मेरा काम ने अपने इतना सुपर्ब आपका बिजनेस था। हाय स्नेहा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
अब दूसरा आप देखिए एक से बढ़कर एक, इसमें भी क्या था कि इसमें तो प्राण साहब नहीं थे, तो प्राण साहब और अशोक कुमार जी का अगले मंगल ने अगले मंडे को है। प्राण साहब और अशोक कुमार का जो केमिस्ट्री ना वो मिसिंग था। यहाँ पे नवीन निश्चल जो थे वो डाउन हिल जा रहे थे, भाई शराब और जो भी चीज़ें उनके चेहरे को बुरा बना रही थी। अब वो उनको 71 वाली बात नहीं थी, राइट। नट चक्कर पे चक्कर, चोर के घर चोर, चोर के घर चोर, जो रणधीर कपूर और ये सब थे, सॉरी फॉर चक्कर पे चक्कर, ये मैं ये पढ़ते हुए शायद मैं वो हो गया। रणधीर कपूर वाली जो मूवी थी, रणधीर कपूर ज़ीनत अमान, जो आई थिंक विजय सडाना और चांद सडाना ने डिक्लेयर, पर वो था वो सडाना ब्रदर्स के, ठीक है। दूसरा जैसे आप एक से बढ़कर एक में आए तो उसमें अशोक कुमार वो टिपिकली एक पूरा नेगेटिव रोल वो करते रहे। राजकुमार साहब के साथ ये हमेशा से रहा है कि उनको एक मेन फलक्रम वाला रोल चाहिए, ठीक है। वो कॉमेडी कर नहीं सकते क्योंकि वो राजकुमार है, तो उनकी जो शख्सियत इतनी बुलंद है, ठीक है, ड्यू टू उनकी जो शख्सियत इतनी बुलंद है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो सीन्स पे छा जाते हैं, ठीक है। नो इशू राहुल, वो सीन्स पे छा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी हो सकती थी अगर अगेन उसकी कास्टिंग ठीक होती। अगर मुझे लगता है राजकुमार साहब को नवीन निश्चल का रोल दिया होता और प्राण साहब को अशोक कुमार का या किसी और को दिया होता तो वो बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है जो मुझे हमेशा से वो करता है, जिसमें कहता है कि जो भी इंसान हार मान ले वो चूहे की औलाद है, उसे जीने का कोई हक नहीं, थू। तो वो जो एक था ना, एक अशोक कुमार का ऑरा, स्वैग जिसे कहते हैं आज के डेट पे, मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूँ इस स्वैग के बारे में। हाँ, चोर के घर चोर, हाँ जी, ये दो भाई पिक्चर है, मतलब ये मैं बहुत बचपन में देखा था और ये वो पिक्चर है कि मैं बहुत साल ढूंढता रहा। इस पिक्चर में जब ये अशोक कुमार खून करते हैं, जज होते हैं वो, मनमोहन का खून करते हैं, फिर वहीं पे बैठते आराम से, ग्लास लगाते हैं, सिगरेट जलाते हैं और वहाँ माला सिन्हा शिवर कर रही होती है, हाय स्मिथ, तो उसको बोलते हैं कि चेन मत खींचना, मैं निकल जाऊँगा। तो ये जो स्वैग है ना, एक बंदे का जो रुतबा जिसे कहते हैं ना हिंदी में रुतबा, तो वो इंसान है जो कुछ भी कर सकता है। इस चीज़ को ब्रिज सदाना ने बहुत ही खूबी से निकाला, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निकाला। और किसका निकाला? अशोक कुमार का, ठीक है। अब आप ये सोचिए, अशोक कुमार जैसे आदमी जो B.R. चोपड़ा के साथ काम करते हैं रहे या बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम करते रहे, वो ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा वक्त उन्होंने इनके ब्रिज साहब के साथ क्यों काम किया, ठीक है। अफसाना के बारे में पिछले बार मैं बता चुका हूँ। अफसाना मैं सभी को रेकमेंड करूँगा कि अफसाना देखे, क्योंकि अफसाना पिक्चर में जो अशोक कुमार की एक्टिंग है ना, उसकी जो बारीकियाँ हैं, उसमें एक सीन ना मुझे बहुत ज़बरदस्त पसंद है। पद्मिनी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे अशोक कुमार जी और जगदीप, तो प्रदीप कुमार आके इनको पकड़ लेते हैं और वो हटका देते हैं पद्मिनी को, जो भी कारण हो उस पर मैं डिटेल पे नहीं जा रहा। तो वो क्या करते हैं, अशोक कुमार बोले इधर आओ तुम, तो उनका नाम गोपाल होता है, कैदी नंबर 16। तो वो क्या झूठ बोलेंगे उनको समझ नहीं आता। तो वैसे प्रदीप कुमार के साथ देखते हैं और कहते चुप रहो तुम, ठीक है, बस चुप रहो। अब भागने जा रहे थे, कहते नो इधर आओ। तो वो जो एक एक्टिंग है ना, इतना नेचुरल वे में कि जब आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है और आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई आपको हड़का देता है, थैंक यू विनीत, थैंक यू चक्षु फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू स्मिथ। तो वो जो है ना बारीकियाँ, देखिए एक्टर कितना भी बड़ा हो, अगर उसके पास उतना अच्छा डायरेक्टर नहीं होगा तो वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू मामा जी फॉर ज्वाइनिंग, प्रकाश साटम जी। तो एक ये जो ज़बरदस्त उनमें बात थी ना, वो कभी भी निकल के नहीं। हाय मिस्टर मोहंती, द उड़िया सुपरस्टार, ग्रेट मेमोरी एनालिसिस, थैंक यू सो मच। 405 की बात हो चुकी है, बॉम्बे 405 की, ठीक है, फिर भी कर लूँगा मैं बाद में। तो दिस इज़ दिस इज़ लाइज द डायरेक्शन, क्योंकि वो इतने ज़बरदस्त डायरेक्टर थे। क्योंकि देखिए आप प्राण साहब और अशोक कुमार को लेके पिक्चर बना रहे हैं और जहाँ वो इतने कमाल कर रहे हैं, और उस आप लोगों को पता हो ना पता हो कि विक्टोरिया 203 का कोई स्टोरी नहीं था। उसके पहले उन्होंने पिक्चर बनाई थी पैसे की गुड़िया, जो मेरे बात के माने दो, जो अपना लगे उसे अपना, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो, राइट। तो वो जो पिक्चर है वो बुरी तरह पिट गई थी। अब दिस इज़ लक, अगर आप देखें पकीज़ा भी उसी बेस पे पिक्चर थी, शराफत भी उसी बेस पे पिक्चर थी, ठीक है। धर्मेंद्र हेमा अशोक कुमार की शराफत आई थी 72 में, बिल्कुल उसी लाइन पे पिक्चर थी। पाकीज़ा भी उसी लाइन पे थी। ये पिक्चर बिल्कुल चली नहीं, उनको बहुत नुकसान हो गया। तो उसी स्टार कास्ट को लेके इन्होंने विक्टोरिया 203 बनाया, जिसकी कोई कहानी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये लोग आते थे और सीन लिखते जाते थे और चीज़ें होती जाती थी, ठीक है।
तो इसलिए आप देखेंगे कि जैसे हीरो है, हीरो के 4 गाने हैं, रेखा जब से देखा एक वो, और दूसरा आपको पता ही है विक्टोरिया नंबर 203 का थोड़ा सा ठहरो, उस पर मैं क्या कह सकता हूँ वो आप सबको पता है, सभी गुणीजन हैं। और ठीक है, ग्रेट पॉइंट, लाइफ एक्टिंग, हाँ जी। तो अगर आप देखें उसके बाद इन्होंने बनाया चोरी मेरा काम, ठीक है, वो भी एक ज़बरदस्त फ़नी मूवी, ठीक है, जहाँ अशोक कुमार साहब आँख बंद करके बताते हैं कहाँ जाना और कैसे जाना है। मतलब वो जो सीन है ना, उस सीन को कर पाना और उस सीन को एग्जीक्यूट करना, आप सोचिए कितना डिफ़िकल्ट है। एक टिपिकली अनरियलिस्टिक सीन कि आप आँख बंद करके आप ऐसे पल्स ले रहे हैं और कहते 42 बाएँ मुड़ो, बाएँ मुड़ो, वो कहता रास्ता नहीं दिख रहा, कहते नहीं बाएँ मुड़ो, गाड़ी घुमाओ, हाँ गाड़ी घुमाओ। तो एक कितना अनरियलिस्टिक सीन को आप कंसीव कर रहे हैं, फिर आप इतने बड़े एक्टर्स को आप उसके लिए कन्विंस कर रहे हैं, फिर आप उनसे काम निकलवा रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन कि एक इंसान अगर इतना बड़ा डायरेक्टर नहीं होगा तो कैसे कर पाएगा। आप कोई छोटे मोटे आदमी से नहीं करवा रहे, वो आप अशोक कुमार से करवा रहे हैं, ज़ीनत अमान से करवा रहे हैं, शशि कपूर से करवा रहे हैं, राइट। सो दे वर बिग नेम्स ऑफ बॉलीवुड। दूसरा, उनके साथ अगर आप देखें तो कभी भी उन्होंने बड़े हीरोज़ के साथ, उतने बड़े हीरोज़ के साथ काम नहीं किया। अब शशि कपूर के जितने भक्त हैं, मुझे बुरा मत माने, शशि कपूर वॉज नेवर ए बिग हीरो। जिनके पूरे 25 साल के कैरियर में 10 खुद के सोलो हिट नहीं थे, तो वो बहुत बड़े हीरो नहीं थे, वो एक मल्टी स्टारर के हीरो थे, ठीक है। अब जैसे इन्होंने विश्वजीत के साथ किया एन इवनिंग इन नाइट इन लंदन, जो वर्चुअली एक एन इवनिंग इन पेरिस के बाद उनकी जैसे डुप्लीकेट मूवी बन गया था, नज़र न लग जाए किसी की राहों में, आँखें छुपा लूँ मैं तुझको बाहों में, ओ माय लव। इसमें माला सिन्हा का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग था और माला सिन्हा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रोल के साथ निकल गए, क्योंकि माला सिन्हा जो है वो बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस थी। वो ऐसी हीरोइन थी कि जो बड़े बड़े हीरो को खा जाए, राइट, थैंक यू सो मच। वो बड़े बड़े हीरो को खा जाए और उनके सामने खड़े होने का जिगर मैंने सिर्फ राजकुमार साहब में देखा कि राजकुमार साहब ही थे जो उनको टक्कर का, जैसे मेरे हुजूर कह लीजिए, करम योगी कह लीजिए, एक राजकुमारी वो कलेजा भर का हीरो था जो उनके सामने टक्कर के एक्टिंग कर पाए, नहीं तो उनके सामने खड़े होना किसी की बस की बात नहीं। और विश्वजीत क्या था ना कि भाई विश्वजीत बहुत ही स्वीट और सॉफ्ट एक बंगाली हीरो थे, जो जिनमें ना बहुत, मुझे हमेशा लगा मैनलीनेस की बहुत कमी है, तो उनका नाम जीवन था उस पिक्चर में। तो और ये करीब करीब किस्मत, हाँ जी, विक्टोरिया 203 चोरी मेरा काम, नहीं मैं आ रहा हूँ, उनके बेस्ट वर्क पे अभी तक आया नहीं, आ रहा हूँ, दे आर मोस्ट सक्सेसफुल, ठीक है। उनका जो बहुत अच्छा था, मुझे एक उन्होंने प्रदीप कुमार के साथ भी पिक्चर बनाई थी, तू नहीं और सही नाम से, ये 1960 की मूवी है और ये ना एक अजीब सी मूवी है, बहुत ही रियलिस्टिक, 60 साल बाद भी ऐसे ही होता है। भाई प्रदीप कुमार साहब शादी करते हैं, प्रदीप कुमार साहब निशी से शादी करते हैं और निशी बहुत अमीर घर की होती है, बड़े घर की होती है, तो वो खुश नहीं होती। तू कहीं ना जाओ माय लव, तू कहीं ना जा ओ माय लव, ठीक है, तो वो खुश नहीं होती और किसी चोरी वोरी के गबन में इनको पकड़ा देते। तो प्रदीप कुमार साहब का जेल हो जाता है, वहाँ उनको अनवर हुसैन मिलते हैं, राइट, और वो उनको ले आते हैं। तो वो बहुत ही ऐसा कुछ क्रिमिनल टाइप के होते हैं, जो जुआ हुआ इन सब में उनका बहुत इंटरेस्ट होता है। तो प्रदीप कुमार साहब के अंदर ना एक डायलेमा होता है कि भाई मैं ये काम करूं ना करूं, कैसे करूं। और बाद में किस्मत से प्रदीप कुमार साहब अमीर हो जाते हैं, निशी को अपना वो पता चलता है, पर उनके ज़िंदगी में जब कुमकुम आ जाती है। तो यू नो मैं ये सारी बात इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो ज़िंदगी में ना हम होते हैं वो हमारे चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करता है। हाय गोपाल जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो हम जो भी है ना वो हमारे काम पे, हमारे चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो ये जो मूवी है ना, ये बहुत ही ब्लैक एंड वाइट मूवी है और बहुत ही ख़राब स्टेट पे है यूट्यूब में। तो ये गुड इवनिंग सुनील सर, मैं सुनील सर के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सुनील सर बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं और बहुत डिग्निफाइड वे में चीज़ें बताते हैं। वो कभी भी ये नहीं बताते कि तुम्हें पता नहीं होगा, वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे आगे ये पॉइंट रख रहा हूँ। तो एक जो बड़े भाई की तरह वो हमेशा से चीज़ें बताते हैं ना, वो मैं उनके लिए हमेशा से आभार रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों से मेरे कोलैबोरेशंस हो रहे हैं और टीम बढ़ती जा रही है। तो इसलिए मैं इंडिविजुअली भी किसी का नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे फोरम्स में ये चलते हैं। तो मेरे बहुत सारे जो फीमेल मित्र है या किसी का मैं नाम लूँ तो उनको ये लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं जो मुझे पसंद नहीं है।
इसलिए क्योंकि वो मेरे कंधे पे रख के अपने मंसूबे पूरे ना करें, राइट। नाउ कमिंग बैक टू द मूवीज़, तो उसके बाद वो फिर आएगी, उस पर भी मुमताज़ का एक बहुत ही नेगेटिव रोल था, शैलेश कुमार थे वो थे, और इधर विश्वजीत और शर्मिला टैगोर। तो कहीं ना कहीं ब्रिज साहब की मूवीज़ में मुझे हमेशा लगा कि वो बड़े हीरोज़ के साथ करना क्या है वो समझ नहीं पाए, और सिर्फ उन्होंने 3 बड़े पिक्चर बनाए धर्मेंद्र के साथ, जिसमें से लास्ट जो पिक्चर बहुत चली और मुझे वो लगता है कि धर्मेंद्र के वन ऑफ द बैड मूवीज़ में एक है, वो है आपका मर्दों वाली बात। तू मर्दों वाली बात करे तो मान जाऊं, मैं तुझ पे ही कुर्बान जाऊं जाना ना। तो वो एक शोले का कॉपी था और बहुत ही बुरा कॉपी था। पर इसमें भी अब अगर आप देखें, जो हम शुरू में बात कर रहे थे, एक बच्चा है जुगल हंसराज जिसके फादर को उसके सामने मारा जाता है और वो उसका बदला लेना चाहता है। तो कहीं ना कहीं उनके हर एक मूवीज़ पे ना एक बच्चा, एक लड़की, एक गलत तरीके से उसके बाप को फंसाया गया, और ये सारी बातें हमेशा से रही है, हमेशा से अक्रॉस द टेबल। धर्म साहब के 2 पिक्चर जो उन्होंने बनाई और जो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी, मर्दों वाली बात, सर कहते हैं इट्स ए हिट। अब मैं पागल नहीं हूँ, बहुत सारे पागल दुनिया में घूम रहे हैं। हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ऑफ द ईयर। हाँ, इसके फुटफॉल 2 करोड़ थे, उसके फुटफॉल 10 करोड़ थे, उसने 100 करोड़ कमाया कि नहीं। सॉरी टू से, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सिनेमा अच्छा लगता है, उसमें कलाकार अच्छे लगते हैं। उसमें से एक ढेला मेरे पास भी नहीं आ रहा, ना उसका इंटरेस्ट आ रहा है, मैं इसमें दिमाग खपाता नहीं हूँ। पर ये कुछ गधे हैं बहुत सारे फोरम में, ये अपनी गधापंती करते रहते हैं। हाय राजीव भैया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो इसमें यकीन जो पिक्चर है, जो मुझे आई थिंक मुझे लगता है उनका सबसे कंप्लीट पिक्चर है। मैं नहीं कहूँगा कि भाई धर्मेंद्र का पिक्चर है इसलिए बेस्ट है, पर उसके अगर आप सारा देखें ना, तो प्रोफेसर प्यारेलाल पे आऊँगा। तो इसमें यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे, हो यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे। और जो दूसरा मेरा सबसे पसंदीदा है, तेरे सिवा ना कुछ ना बनूंगा, प्रोफेसर प्यारेलाल से, पर यकीन से है, वो मेरा है, गर तुम भुला ना दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे। अब इसी सीक्वेंस को अगर आप देखें ना, जो इनकी एक जो वर्शन है मोहम्मद रफ़ी वाला, इसी को दोबारा एक महलों सपनों में देवेंद्र गोयल साहब ने पूरी तरह कॉपी किया है। यार पीयूष, मुझे उन सब बातों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक 2 पागल है, एक टोपी वाले पागल है किसी फोरम में, वो सारा दिन बैठ के वही राजेश खन्ना की बुराई और इसकी बुराई और दिलीप कुमार की तारीफ़ करते रहते हैं। मैं धर्मेंद्र को अपना भगवान मानता हूँ, पर इसका मतलब नहीं कि बेकार पिक्चर को बेकार और अच्छी पिक्चर को अच्छी पिक्चर बताऊँ। सो मुझे उन सब से कोई मतलब नहीं है। कोई स्टार, कोई एक्टर मेरा रिश्तेदार नहीं है, किसी का एक ढेला मेरे पास नहीं आता। और मैं ये जो कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, किसी को पैसे लेके PR मशीनरी नहीं चला रहा हूँ। कुछ लोग, कुछ टकले बुढ़े होते हैं कि वो सारा दिन बैठ के दिलीप कुमार की जय हो कर रहे, करने दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, राइट। तो मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ये है ना, इसी सीक्वेंस को एक महलों सपनों का था ना, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ जिया, दुनिया की आंधियों से भला ये पूछेगा क्या, सांसों की आँच पाके फड़कता रहेगा ये, दिल में किसी के यूं सड़कता रहेगा ये। तो वो पूरा सीक्वेंस कॉपी है, राइट। तो इसलिए यकीन, और दूसरा एक जो यकीन है ना, यकीन एक बात को साबित कर देती कि भाई धर्म साहब अगर फॉरेनर होते तो शायद इतने खूबसूरत नहीं लगते जो आज इतने खूबसूरत लग रहे। तो ये रेड टी-शर्ट उन्हीं को मेरा होमेज है, ठीक है, धर्म जी को ही मेरा होमेज था आज। तो जो वो ज़बरदस्त लगे एज इंडियन राजेश और फॉरेनर गारसा, जो उनकी भूरी आँखें थी, अब मेरी भी ऐसी ही हैं, भूरी आँखें थी और उनके हेयर कलर्ड थे। पर मुझे पता नहीं, शायद क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी ही रहना चाहता हूँ, तो मुझे हिंदुस्तानी धर्म वॉज लुकिंग मच मोर बेटर, मच मोर फैंटेस्टिक देन गारसा। और उसमें भी अब देखिए बहुत अच्छा एक छोटे बच्चे का रोल है जो शर्मिला टैगोर जी की भाई बनाया। उसमें भी देवेंद्र वर्मा साहब, क्योंकि वो खुद प्रोड्यूसर थे और उनकी और धर्मेंद्र की बहुत अच्छी दोस्ती थी। थैंक यू सो मच रेड कलर सूट्स में। तो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, देवर अनुपमा वगैरह में काम कर चुके हैं। तो
तो इसलिए धर्मेंद्र ने उनके लिए ये फ़िल्म की। तो इस फिल्म में आप देखें ना बहुत कंप्लीटनेस है उसमें। मैं क्या कंप्लीटनेस है बता रहा हूँ आपको। डेविड साहब जो ज़िंदगी भर एक हंसमुख जोवियल इंसान का काम करते रहे, ऐसे इंसान की जो हमेशा एक ऐसे अंकल जो आपकी शादी और लव मैरिज में आपको सपोर्ट करेंगे, आपके घर वालों से आपको उनको एक सीबीआई चीफ का रोल देना, और ऐसा रोल देना जहाँ पे उनके चेहरे को आप देखेंगे ना तो एक स्टर्ननेस है, एक फर्मनेस है, एक सीबीआई चीफ जैसा होता वैसा है कि मैं देश के गद्दारों को नहीं छोड़ूंगा। तो ये एक विशन है, ठीक है। अब चाहे डेविड साहब ने कम पैसे के लिए किया, इनके लिए किया, हैवंट सीन यकीन, तो यकीन इज़ अ म्यूज़िकल सुपरहिट और गाने बहुत अच्छे हैं। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे, ये मेरे सारे फीमेल ऑडियंस को मेरी तरफ से, यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे, राइट। तो यकीन में ना जो एक ज़बरदस्त एक्शन, ज़बरदस्त सस्पेंस। दूसरी बात इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो शेट्टी साहब को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किए। शेट्टी साहब को बहुत ही अच्छा सा रोल और एज एन एक्टर हमेशा उन्होंने यूज़ किया, हमेशा उनको फाइटर की तरफ से नहीं, एज एन एक्टर। और यकीन आप देखें तो उसका सस्पेंस ऐसा है, बहुत ज़बरदस्त सस्पेंस है। दूसरा प्रोफेसर प्यारेलाल, जो पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि हम हिंदुस्तानी, हाँ जी मैं हिंदुस्तानी हूँ, और मेरे लिए जो हिंदुस्तानी नहीं है वो किसी भी धर्म मज़हब का है, वो मेरा नहीं है, राइट। हाय आशीष, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। तो प्रोफेसर प्यारेलाल में जो मेरा सबसे पसंदीदा गाना है ज़ीनत अमान के साथ, तेरे सिवा ना किसी का बनूंगा, खूने जिगर से मैं लिख दूंगा ये वादा। आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग ऑफ धर्मेंद्र है, क्योंकि शायद पिक्चर चली नहीं तो वो पिक्चर में उतनी निकल के नहीं आई। और इसमें एक अमजद खान साहब जो मेरे शायद दूसरे सबसे पसंदीदा एक्टर हैं, उनका जो एक्टिंग था ही लाइक इट, जो एक उनके एक्सप्रेशन है ना कि अमजद के अगर आप इंग्लिश सुने ना इट्स लाइक हॉलीवुडिश, ठीक है। डिड यू गेट इट बॉय, डिड यू गेट इट, और उनका नाम था रॉनी, और उनके सामने सिमी ग्रेवाल थी। ज़बरदस्त तरीके से जो उन्होंने उसको किया ना, आगे निकाला उस रॉनी वाले करेक्टर में। और आप देखिए तो आई थिंक ब्रिज सदाना वाज द फर्स्ट मैन जो एक कॉन्स्टिलेशन ऑफ विलन्स को अपने साथ लाते थे। इसमें भी था जीवन, हरक्यूलिस, हबीब साहब, इनके पसंदीदा, कुलीन साहब के पसंदीदा हबीब साहब, ठीक है, सुधीर, मैकमोहन नहीं थे, आज़ाद। तो ये सारे एक उनका ग्रुप होता है, और जब ये आते हैं अमजद रॉनी बन के और वो चाकू फेंकते हैं ऐसे और सबके बंदूक के बीच में घुस जाता है। ट्रेमेंडस मूवी, इट्स लाइक ए जेम्स बॉन्ड मूवी, जहाँ पे विलन जो है ना, यकीन है आपका अंदाज़ के, हाँ जी थैंक यू सो मच। तो यहाँ रॉनी का किरदार ना अमजद से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। ये नहीं कि भाई मैं उनको बहुत उन पर जान देता हूँ और मुझे बहुत पसंद है, पर एक पता क्या, एक अमजद एक अपने साथ ना एक ब्रूट फोर्स लाते थे कि जैसे उनको देख के तो मुझे हमेशा लगा कि विलन होना भी कितना कूल है, ठीक है। वो ऐसे विलन थे जिनको देख के मुझे हमेशा लगा कि विलन होना भी कोई बात है, भाई हाँ बात है तुम विलन हो, ठीक है। स्पेशली इनकार, ठीक है। लव्ड अमजद साहब, डिड यू गेट इट बॉय, नो डोंट डू इट एवर, और वो ऐसे ना एक्सप्रेशंस करते थे, जैसे कुर्बानी है ये, हाँ कुर्बानी तो उनका सबसे सुपर था। तो इसमें आ जाते हैं तो अमजद और धर्मेंद्र। ये पिक्चर मुझे जो पता चली है बाद में कि भाई 75 से शुरू हुआ था, होते होते ये 81 हो गया, 6 साल लग गए। हेलो भाई, हेलो यश, ठीक है। बात हो गई है उन महान अनुभव की, सुन लेना आप। तो ये जो 6 साल लग गए ना, तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों के चेहरे पे फ़र्क आ गया, दोनों के चेहरे में एज दिखने लग गया था 81 में, धर्मेंद्र के भी और अमजद के भी, राइट। तो ये सारी चीज़ें देखिए, हमेशा एक चीज़ मैं मानता हूँ, और कुछ लोग सोचते कि मैं संजीव कुमार और रणधीर कपूर के ख़िलाफ़ बोलता रहता हूँ, बात वो नहीं है। अगर आप हीरो है तो आपका एक ऑडियंस है, आप उस ऑडियंस को निराश नहीं कर सकते, राइट। अगर हम जितने मेल यहाँ बैठे हैं ना, हम ज़ीनत अमान को देखने जाते हैं, हेमा मालिनी को देखने जाते हैं, रेखा को देखने जाते हैं, तो हमारे एक एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना। तो ऐसे भी फीमेल ऑडियंस के हीरो से एक्सपेक्टेशन है, राइट। फीमेल एक्सपेक्टेशन जो वो है, वो उस चीज़ को अभी कभी नकार नहीं सकते। एज ए हीरो अगर आप ऐसे दिख रहे हैं ना कि आपका 45 इंच कमर हो,
आप चल नहीं पा रहे, हीरोइन आपके सामने बच्ची लग रही है। थैंक यू भावना जी, थैंक यू मनीष जी, थैंक यू महेंद्र जी। तो ये चीज़ ना मुझे लगता है हमेशा मूवी को पीछे खींचती है, क्योंकि देखिए अगर हम मर्द हैं तो हम ओपनली कहते हैं कि हाँ भाई ज़ीनत अमान और परवीन बॉबी ये क्या लगी हैं। एक औरत शायद कह ना पाए, पर उसके लिए भी वो एक प्रिंस चार्मिंग है जो पर्दे पे है, जो हीरो है ना उसके लिए प्रिंस चार्मिंग है, और उससे भी उस प्रिंस चार्मिंग उतना ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। विक्टोरिया 203 में क्या था ना कि देखिए विक्टोरिया 203 वॉज ए कम्प्लीट फिल्म इन अ सेंस कि जहाँ पे मूवी कभी लटक नहीं रही है, एक से बढ़कर एक थोड़ी लटक गई थी। चोरी मेरा काम नहीं लटकी थी, क्योंकि उसमें ना प्राण साहब जो लौट के आया था ना शेरा बन के, ऐसे मेरे नज़र से बचाना कोई, तो जो एक से बढ़कर एक में थोड़ा सा, क्योंकि वो राजकुमार का एक डोमिनेंस था, राजकुमार को वो डोमिनेटिंग रोल दिया गया था और अशोक कुमार को टिपिकली नेगेटिव रोल दे दिया था, जो लास्ट में बाय डिफ़ॉल्ट वो अच्छा बनते हैं, बाकी तो वो पूरे पिक्चर में सबके साथ धोखा ही करते रहे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हर चीज़ देखिए किसी भी चीज़ का एक्सेस ना मुझे लगता है हमेशा फिल्म को ले डुबोती है, और इसका 2 सुपर्ब एग्जाम्पल मेरे लिए जो है वो है सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का एक्सेस, वही चीज़ कुर्बानी में भी है, पर कुर्बानी में एक स्टोरी है, एक प्लॉट है, जहाँ पे आप एक चोरी हो रही है और चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, आप सिर्फ एक चीज़ के कंधे पे रख के आप पिक्चर नहीं बना सकते, या ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि देखिए अच्छी पिक्चर क्या होती है कि जहाँ पे ऑडियंस आपके साथ रिलेट कर सके, आपके कैरेक्टर के साथ रिलेट कर सके। जो ये राजा और राणा था ना, 2 बेचारे बिना सहारे, मैं हांगकांग से आया हूँ, वो सिंगापुर से आया है। देखो बात सुपर्ब होने की नहीं है, बात है पिक्चर चलने की। मैं बहुत अच्छा था, मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा था, किसी ने देखा नहीं, फ़ायदा नहीं ना यश। इट इज़ अ कमर्शियल वेंचर। ठीक है, इट्स अ कमर्शियल वेंचर। ही वॉज सुपर्ब नो डाउट, बट मूवी ना चले तो फ़ायदा क्या है ना। तो जैसे विक्टोरिया 203 में आता ना, तो बेचारे बिना सहारे, तो उसमें देखो एक जो दोनों एक दूसरे का ना परिपूरक है। ठीक है, राजा और राणा दोनों एक दूसरे का परिपूरक है। तो कहते ना मैं हांगकांग से आया हूँ, वो सिंगापुर से। ठीक है, तो वो जो एक फ़नी मोमेंट है ना वो क्रिएट हुआ। तकदीर बहुत अच्छी मूवी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी इन पार्ट्स, बट अगेन उसमें जो हीरो हीरोइन थे वो एजेड होने लग गए। राइट, जब हेमा मालिनी 83 में उनके चेहरा में एज दिखने लग गया। ठीक है, ज़ीनत अमान के चेहरे पे एज दिखने लग गई। शत्रुघ्न सिन्हा ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, पर उसमें क्या है ना कि कुछ एक चीज़ जब आप खींचने लगते हो ना, जब किसी चीज़ को आप इसलिए डालते हो कि वो बहुत पॉपुलर चीज़ है, तो वो चीज़ नहीं चलती। और इसके सबसे बड़ा गवाह आप हो। आप क्यों सुनते हो, आपके थ्रू और लोग सुनते हैं, इसलिए क्योंकि हर बार चीज़ें नहीं आती है। ठीक है, दृष्टिकोण, नए दृष्टिकोण से हम देखते हैं। अगर मैं ये सोच लूँ कि जो वो मेरा तरीका ही सही है और आपका तरीका गलत है, मैं आपको जब टेकन फॉर ग्रांटेड लूँगा तब चीज़ें नहीं चलेंगी। सिमिलरली मगरूर पिक्चर शायद बचपन में देखा था, अभी देखा मैंने, उसका वीडियो बड़ा अजीब सा था, कुछ खास उसमें बात नहीं थी, एक्सेप्ट कि श्री राम लघु उसमें विलन निकल के आते हैं। राइट, थैंक यू सो मच सर। सर देखिए जो ऑनेस्टी है, कोई किसी का सगा नहीं है, इनमें से कोई हमें जानते नहीं है। किसी का पीआर एक्टिविटी करके क्या मिलेगा। मतलब मैं राजकुमार और दिलीप कुमार चिल्लाने से भी वो मुझे जानेंगे नहीं, और ना करने से भी वो मुझे जान नहीं जाएंगे। तो मेरा यह मानना है कि भाई जो सच है वो सच बोलो। राइट, बट एक्टिंग इज़ द की। एक्टिंग से ही बड़ा क्या है कि भाई जो स्टोरी टेलिंग है ना, सिनेमा क्या है, एक पर्दे पे स्टोरी टेलिंग है, तो वो स्टोरी टेलिंग ऐसा होना चाहिए कि जिसके साथ आप आइडेंटिफाई कर सको। हम हमेशा सोचते हैं कि ऑडियंस बेवकूफ़ है, ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है। ऑडियंस को सब समझ आता है। जहाँ पिक्चर गिरने लगती है ना, ऑडियंस वहाँ से डिस्कनेक्ट होने लग जाता है। तभी जो पिक्चरें चलती है और नहीं चलती, उसमें तकदीर में मेन विलन रंजीत ही थे और बॉब क्रिस्टो, हबीब साहब भी थे, उनका था। ठीक है, ऑडियंस ऑलवेज टेल्स एन एक्टर वेरी स्टैंड। बिल्कुल, मगरूर वॉज ए बैड फिल्म। हाँ जी, मुझे ऐसे भी शत्रुघ्न सिन्हा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि उनके साथ वही परेशानी कि वो कब ओवर एक्टिंग करना शुरू कर दे उनको भी नहीं पता, क्योंकि वो जहन में हमेशा रहता है कि भाई मुझे अमिताभ को बीट करना है। उसके बाद मैं उस पिक्चर के लिए आता हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे बचपन में होर्डिंग्स लगती थी, वो है ऊंचे लोग। अब ऊंचे लोग एक इल्फेटेड मूवी है, और वो इल्फेटेड मूवी इसलिए है कि 2 बार जो उसकी वर्जन बनी दोनों बुरी तरह पिट गई। ठीक है, दिलीप कुमार का दिल दिया दर्द लिया, वो भी दिलीप कुमार अपने ढलान पे थे, वहीदा रहमान अपनी ढलान पे थी, वो दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या ना किया।
अब इसी को इन्होंने थोड़ा चेंज करके ऊंचे लोग बनाए। अब ऊंचे लोग के साथ बहुत बड़ी परेशानी ये थी कि भाई राजेश खन्ना तब अपने वर्स्ट फेस पे आ गए थे लुक वाइज। इतने शराब पी के उनका चेहरा ब्राउन हो गया था बिल्कुल, आंखें उनकी हमेशा से छोटी थी और भी शराब और इनके कारण और भी छोटी दिखती, बाल झड़ गए थे, बिल्कुल कारपेट की तरह हो गए थे। तो आप 1985 में हो या 1955 में, आप हीरो में एक 25 साल के इंसान को ढूंढते, एक 45 साल के आदमी को नहीं, ठीक है। तो ये बात हर डायरेक्टर को समझना चाहिए कि जब वो 25 साल वाला हीरो नहीं नज़र आएगा ना उसमें, तो हीरोइन और ऑडियंस दोनों उससे वो, ठीक है। दूसरी सलमा आगा जो है, अब ठीक है भाई उनकी निकाह बहुत हिट हो गई थी तो उनको लिया गया था, पर मुझे उनके जो नेज़ल जो ट्वांग है ना वो बहुत इरिटेटिंग लगा, और उसने 2-3 गानों को तो बेकार भी कर दिए। जो R.D. बर्मन के मुझे लगता बहुत ही अच्छा गाना था उनमें, तू मेरा क्या लगे ओ साथिया, हाय मोहित जी, किशोर कुमार की बात हो रही है और आप आगे देखो, इसे कहते दिल से दिल, तू मेरा क्या लगे ओ साथिया, टिंग 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 टिंग, आज तू गैर सही प्यार से बैर सही, तेरी आँखों में कोई प्यार का पैगाम नहीं। ये दोनों, और एक तीसरा भी था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बहुत ही ज़बरदस्त गाने थे इसमें, तू मेरा क्या लागे, ये तो बहुत ही फैंटास्टिक गाना था। मैं बहुत बार होता है कि मैं जब कंटेंट का काम करता हूँ ना, ये 3 गाने लगा के मैं ज़रूर सुनता हूँ, टिन 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 टारा टिन टिन। तो इस गाने का इतने अच्छे म्यूज़िक के बाद भी, क्योंकि राजेश खन्ना वॉज वेरी अनसूटेबल, अपने जो निकाह वाली मैडम थी वो भी बहुत अनसूटेबल थे, और उसमें इन्होंने ये प्रेम चोपड़ा का जो असली कहानी है वुदरिंग हाइट्स, उसमें से ये प्रेम चोपड़ा वाला एंगल डाल दिया। हाय मोहित जी, तो प्रेम चोपड़ा वाला एंगल इन्होंने डाल दिया था, तो इसलिए वो देखिए वो पिक्चर इसलिए नहीं चली। हाँ बिल्कुल लवली सॉन्ग। तीसरा गाना क्या था ये बता दो ना, ये दोनों तो हो गए, तू मेरा क्या लागे ओ साथिया और आज तू गैर से, किशोर दा का और एक गाना है इसमें। तो इसमें ना जैसे डैनी के साथ ये लड़ते हुए, डैनी और इनको हम उम्र दिखा रहे, और देख के लग रहा है डैनी से ये 10 साल बड़े हैं, जबकि ऐसा नहीं है, 5-6 साल ही बड़े थे। तो ये मुझे लगता है इसमें कास्टिंग की बहुत गड़बड़ी हुई है। इसमें अगर मिथुन चक्रवर्ती होते, और बाद में इन्होंने, मिथुन ने भी ऐसी एक पिक्चर बनाई थी आखिरी गुलाम, जो बहुत ही इसी स्टोरी के वर्जन पे थी और बहुत ही ज़बरदस्त चली थी, और जो मेरा बहुत ही एक पसंदीदा पिक्चर में से एक है, जिसमें ना प्यार मिला तो जाना बेस्ट स्टाइल, ऊंचे लोग, क्या बात है साथी, क्या बात है वो साथिया प्यार के संग। हाँ जी, तो मेरा ये मानना है कि जो कास्टिंग में हमेशा थोड़ा गड़बड़ा गया ब्रिज साहब। उनकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी होती थी, उनकी स्टोरीज़ ऐसी होती थी जो आपको बांध के रखें, पर मुझे हमेशा लगता है कि ब्रिज साहब सही से कास्ट नहीं कर पाए, या बहुत हद तक जो उनका एक डिपेंडेंस है ना अशोक कुमार साहब पे और प्राण साहब पे, उनको लगता था अशोक कुमार और प्राण, थैंक यू इकबाल सर फॉर ज्वाइनिंग, अशोक कुमार साहब और प्राण साहब इसको ले जाएंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मुझे, थैंक यू पराग भैया फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू इकबाल सर फॉर ज्वाइनिंग, कि भाई मुझे जो यूट्यूब करती है उन्होंने एक अच्छी बात बताई कि भाई मेरे लंबे लंबे वीडियोस उनको बहुत टाइम लगते हैं। थैंक यू पराग भैया फॉर ज्वाइनिंग। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे 5 मिनट में ख़त्म कर दूँ। तो दूसरा मुझे हमेशा लगा कि वो कास्टिंग में ना वो थोड़ा गड़बड़ा गए। दूसरा जो उनका म्यूज़िक है ना, वो ऐसा म्यूज़िक है कि हाँ दिल क्या चाहे कैसे बोलूं। तो दूसरा जो गाने हैं ना, गाने उनके ये प्रोफेसर प्यारेलाल, यकीन, ऊंचे लोग छोड़ के गाने उनके कभी भी बहुत ज़बरदस्त हिट नहीं थे। हाँ विक्टोरिया के गाने बहुत अच्छे थे, दो बेचारे अच्छे थे, पर वो देखा और कठपुत तेरे घर तेरी गलियाँ, हाँ जी, और एक पैसे की गुड़िया में जो गाना था किशोर दा का, मेरे बात के बाने दो। तो उनके गाने ना बहुत ज़बरदस्त ऐसे नहीं थे कि गाने की वैल्यू हो, वो सारे सिचुएशनल सॉन्ग्स थे। तो कहीं ना कहीं जो उनकी स्टोरी टेलिंग थी ना, तो वो स्टोरी टेलिंग अशोक कुमार साहब और प्राण साहब पे बेस्ड, ठीक है। दूसरा, हीरो को सही हीरो चुन नहीं पाए वो, या सही हीरो से सही काम नहीं करवा पाए, कि इसमें मुझे सिर्फ यकीन और प्रोफेसर प्यारेलाल छोड़ के कोई भी ऐसी मूवी नहीं दिखी कि जिसमें वो जहांगीर भी थी क्या, हाँ शायद थी, ठीक है। तो उसमें ना वो कर नहीं पाए। जैसे वो जितेंद्र के साथ उन्होंने कठपुतली बनाई, तो जितेंद्र, दो भाई में भी जितेंद्र थे, तो पहले शुरू के ही 1 घंटे में
जितेंद्र और माला सिन्हा के उन्होंने 3-4 गाने निपटा दिए। तो कहीं ना कहीं जो एक होता ना कि आदमी हीरो को देखने जाता है, उस हीरो चीज़ को वो निकाल नहीं पाए। दिस सॉन्ग थैंक्स टू राजीव मनोचा। थैंक यू राजीव भैया, थैंक यू। ठीक है, गाना दोबारा। दिल क्या चाहे कैसे बोलूं, मांगे दिल दुआ वो खुशी तू है। राइट, तो ये चीज़ है जो ब्रिज साहब को उतना फेमस नहीं कर पाया। थैंक यू नवीन जी फॉर ज्वाइनिंग। तो आप विक्टोरिया 203, चोरी मेरा काम, ये पिक्चर अगर आप देखें तो ये अशोक कुमार और प्रेम चोपड़ा प्राण साहब के लिए ही याद किया जाता है। ये शशि कपूर या इनके लिए नो इशू, नवीन जी नो इशू, सबके काम होते हैं। ये शशि कपूर या नवीन निश्चल के लिए याद नहीं किए जाते। अगर आप अफसाना देखें या दो भाई देखें तो वो अशोक कुमार के लिए याद किया जाएगा, प्रदीप कुमार के लिए नहीं। ठीक है, जैसे इनके वो फिर आएगी, विश्वजीत का बहुत अच्छा रोल था। कोहरे का जो एक मूवी थी उनकी पहली मूवी 62 में, उसी का आई वॉच रिपीट टेलीकास्ट, थैंक यू सो मच, तो उसी का रिपीट था। तो मुझे लगता है इसी चीज़ में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। अच्छे इंसान तो वो थे ही थे, मैं ये मानता हूँ। एट द हीट ऑफ द मोमेंट हम क्या करते हैं नहीं पता। एक वर्षन तक उनकी पिक्चरें नहीं चली इसलिए उन्होंने खुदकुशी की, बात वो नहीं थी। बात ये थी कि वो खुद सईदा खान से शादी कर चुके थे जो दूसरे मज़हब की थी। उनकी बेटी दूसरे मज़हब के किसी इंसान से शादी करना चाहते थे, उनको पसंद नहीं था। नो इशू सर, नो इशू इकबाल सर, आप बड़े हैं, आप ऐसे मत बोलिए। थैंक यू नीर जी, नीर गोरखपुरी जी इज़ अ वेरी फेमस पोएट एंड ए कॉमिक जो मुलायम सिंह यादव के सबसे बढ़िया करते हैं, तो नीर गोरखपुरी साहब उनमें से है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में वो, क्योंकि उनकी बेटी शादी करना चाहती थी, वो मना करते रहे। हीट ऑफ द मोमेंट कई बार हो जाता है। हमें मुझे किसी ने कहा तुम बहुत गुस्सेल हो और तुम पता नहीं क्या क्या बोल देते हो, कर देते हो, तो मैं उसको मानता हूँ। कई बार हीट ऑफ द मोमेंट हम जो करना नहीं चाहते, कहना नहीं चाहते, वो कर देते हैं। वो एक इलफेटेड मोमेंट था जो ये हुआ। मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करना चाहता, मैं उस चीज़ पे तड़का भी नहीं लगाना चाहता। आप लोग सब जानते हैं मेरे प्रोग्राम में कभी भी कोई तड़का वाली बात नहीं होती। सस्पेंस थ्रिलर मूवीज़, हाँ जी बिल्कुल, तो तड़के वाली बात नहीं होती। जैसे इसमें बॉम्बे 405 माइल्स में अगर आप देखें, क्या अमेजिंग उसका सस्पेंस है। और अमेजिंग सस्पेंस मतलब लास्ट के जो उसके क्लाइमैक्स है ना, मुझे लगता है जॉनी मेरा नाम के बाद इतना बढ़िया क्लाइमैक्स किसी पिक्चर में नहीं था। जहाँ जब अमजद खान मारते ना ये विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा को, दोनों ऐसे लग रहे जैसे कहते हैं ना कॉलेज के लौंडे। और फिर जब पुलिस आती कहते देख लीजिए ये मेरे भतीजी को मार रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब आपने देखा ना, देखा। फिर उनके भाई साहब आते हैं, इफ्तिकार साहब, और इफ्तिकार साहब पागल हो चुके हैं, वो अपनी बेटी को पहचान नहीं पा रहे। तो उनको खुशी होती है, वीर सिंह नाम होता है अमजद खान का, भैया किसी को पहचान नहीं पा रहे, हम लोग कैसे जिएंगे भैया आपके बिना। और उसी उधेड़बुन में वो एक डॉल था वो फेंक देते हैं, जो डॉल में मैसेज रिकॉर्ड हो रखा था। इसमें एक बहुत अच्छी बात है, इसी पिक्चर में ना एक बहुत ज़बरदस्त सीन है देवेन वर्मा साहब का, जो मेरे फेवरेट कॉमेडियन है। वो हजाम नहीं थे, वो डॉक्टर थे। कहते हम दाढ़ियों के डॉक्टर हैं, हम दाढ़ी शेव करने नहीं आते, हम सर्जरी करने आए हैं। तो वो वाला सीन ज़रूर देखे। और ये जब शेव कर रहे होते तो पीछे इनके गुंडे मैकमोहन वगैरह, सुधीर वगैरह खड़े होते। कहते तुम इतने स्पेयर पार्ट्स लेके क्यों खड़े हो। और वैसे कंचे निकालते हैं, और अमजद हमेशा कंचे खेलते रहते हैं। उनका नाम वीर सिंह था। तो कई बार क्या होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इसलिए इग्नोर हो जाता है क्योंकि वो पिक्चर चली नहीं। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया गाने इसलिए वो हो जाते हैं क्योंकि लोग उनको देख नहीं रहे। ठीक है, ये बहुत सारे, एक इसमें बहुत प्राइम एग्जाम्पल है डकैत, जिसमें परेश रावल का एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था। तो मेरा ये मानना है कि जो मूवीज़ है वो एक टीम गेम है। मूवीज़ कभी भी किसी हीरो की बकौती नहीं है। कोई भी हीरो हो तो फिर कोई हीरो कभी ढलान पे नहीं आता, कोई हीरो कभी फ्लॉप नहीं देता। लोग हीरो को देखने जाते हैं, हीरोइज़्म को देखने जाते हैं, पर वो किसी कहानी से अलग होकर हीरोइज़्म को नहीं देखना चाहते हैं। आप कहानी से अलग होकर हीरोइज़्म करने जाओगे तो आपको कोई नहीं देखेगा। ठीक है, आप गाने सुनने जाते हैं, गाने में हीरो हीरोइन को देखने जाते हो, पर वो गाना ऐसा नहीं लगेगा वो पिक्चर को खींच रही है, पिक्चर में अनवांटेड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हीरोइज़्म या चूजिंग द राइट हीरो में ब्रिज साहब मार खा गए। सही हीरो उन्होंने चूज़ नहीं किया, या उनके जो कंसेप्ट थे वो इतने हॉलीवुडिश कंसेप्ट थे। उनके कंसेप्ट बिल्कुल ऐसा लगता है जेम्स हेडली चेज़ के नॉवेल से निकल के आया हो।
और जो इंडियन कंसेप्ट में कभी आपने देखा ही नहीं, एक 6 विलन, ठीक है, अमजद खान के पीछे 4 विलन खड़े हैं सूट में, वो भी टोपी पहन के। अनवर हुसैन के पीछे जो विलन खड़े हैं वो सूट में खड़े हैं, टोपी पहन के, ठीक है। और एक जीवन, आज़ाद, हरक्यूलिस, ये राजन मल्होत्रा, ये सब बैठे हुए हैं कूली, और अमजद आता है हाथ में चाकू लेके, रॉनी, और ये टोपी पहन के। ऐसा लगता है कि मतलब बाय गॉड, उसमें लगता है कि ये हीरो क्यों नहीं है। वेरी वेल सेड, ठीक है। तो मेरा दूसरा है ना, मैं एक हमेशा ही मानता हूँ, आजकल बहुत ज़्यादा हर एक फोरम में ही कचरा होता है भाई, कौन बड़ा हीरो है। लोग आजकल मानने के लिए तैयार नहीं, राजेश खन्ना बड़ा हीरो है। ठीक है भाई, मत मानो, तुम्हारे ना मानने से राजेश खन्ना लौट के नहीं आएगा ना राजेश खन्ना का दौर लौट के आएगा। मुझे लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा पुराने में जीते रहते हैं, और पुराने से ज़्यादा उनका एजेंडा रहता है, इसकी बुराई उसकी बुराई। मैं सोचता हूँ कि जो भूले बिसरे लोग हैं उनको याद किया जाए। तो एक बार और फिर बता देता हूँ, अगला लाइव मंडे को है, हीरोइंस ऑफ बॉलीवुड ऑफ 70s। और हीरोइंस मतलब कमर्शियल हीरोइंस। कोई मुझसे ये उम्मीद ना करे मैं जया बच्चन और ज़रीना वॉब की तारीफ़ कर लूँगा, ठीक है, मेंशन ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरे लिए हीरोइन जो है वो एक कमर्शियल हीरोइन ही हीरोइन है, ठीक है। और हीरोइन वो है जिसको आप बीइंग ए मैन आपको लगे कि हाँ वो फैंटेसाइज़ करे आप, तो वही हीरोइन है, ठीक है। ये गर्ल नेक्स्ट डोर और ये सब मुझे लगता है कि एक बदसूरती को ढकने का एक हमने वो निकाला था, कि कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई ब्यूटी स्किन डीप, लव स्किन डीप, और ये सब वही लोग कहते हैं जो खुद बदसूरत होते हैं। कभी किसी खूबसूरत लड़की के मुँह से आपने ये नहीं सुना होगा कि ब्यूटी स्किन डीप, किसी भी खूबसूरत आदमी के मुँह से आपने ये नहीं सुना कि ब्यूटी स्किन डीप, राइट। तो ब्रिज साहब मेरे बचपन से आज तक सबसे पसंदीदा में से एक थे। आज आई फील वेरी ऑनर्ड कि मैं उनको उनको एक ट्रिब्यूट दे पाया हूँ। एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो फिल्म बनाते थे, या बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो एक फ़िल्म बनाते थे। और उनकी फ़िल्म जो है ना, एक वर्ड इंग्लिश में मेथड इन मैडनेस, वो मेथड इन मैडनेस है। वो ऐसी मैडनेस नहीं है, वो पूरा मेथडिकल मैडनेस है। और जहाँ जब वो मेथडिकल मैडनेस काम कर गया, विक्टोरिया 203 और चोरी मेरा काम, वहाँ ज़बरदस्त रहा। जहाँ जहाँ 19-20 रहा, जैसे प्रोफेसर प्यारेलाल, एक से बढ़कर एक, ठीक है, चोर के घर चोर, ये ऐसे पिक्चर, तो वहाँ कम कर गया। इवनिंग इन पेरिस भी, नाइट इन लंदन, और वो फिर आएगी, ये भी बहुत फेमस मूवीज़ थे। अफसाना, उस्तादों के उस्ताद तो थे ही थे। उस्तादों के उस्ताद को मैंने जानबूझ के लास्ट में रखा था कि बहुत छोटे में देखा था, बहुत छोटे में देखा था उस्तादों के उस्ताद। और शेख मुख्तार साहब, मैं उनके बारे में इसलिए नहीं बात करना चाहता क्योंकि मेरा एक स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है कि जो मेरे देश का नहीं है वो कहीं भी मेरे देश की बुराई करते वो मेरा नहीं है। इसके साथ आप किसी भी धर्म या उसको ना जोड़ें। मेरे लिए देश सबसे बड़ा है, चाहे वो अनुराग कश्यप हो या चाहे शेख मुख्तार, मेरे लिए दोनों एक ही जगह खड़े हैं। तो उस्तादों का उस्ताद भी एक बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है जिसमें एक बहुत ज़बरदस्त गाना था, 100 बार जन्म लेंगे। बचपन में हमारे चित्रहार में ये आया करता था ना, और वो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में ये बिल्कुल वाटरफॉल में ये गाना और प्रदीप कुमार साहब का मुंह निकल के आता था ना, तो पहले तो कुछ समझ ही नहीं आता था क्या हो रहा है ना। तो ब्रिज साहब वाज ए वेरी टैलेंटेड पर्सन, वेरी गुड स्टोरी टेलर एंड वेरी वेरी गुड एट क्रिएटिंग सिचुएशंस। तो उनके सिचुएशन से जो अशोक कुमार जी आंख बंद करके गाड़ी चलाते हुए पल्स नापते हुए जा रहे हैं, तो ये एक अमेजिंग थिंग है जब मुझे नहीं लगता फिर कभी हिंदी फिल्मों में किसी ने करने की कोशिश भी की। और आनंद महादेवन ने जो पिक्चर का कचरा किया, विक्टोरिया नंबर 203, उसके बाद तो मुझे लगता है वो जो खुद को इतना इंटेलेक्चुअल समझते हैं ना, तो उनको भी एनसीबी से बुलाना चाहिए कि वो कितने इंटेलेक्चुअल है, क्योंकि जो इतने अच्छे पिक्चर का इतना बकवास कर सकता है इतना। और ओमपुरी और अनुपम खेर साहब के दोनों के सारे नेशनल अवार्ड नहीं लेने चाहिए थे कि इन्होंने इतना भद्दा एक्टिंग किया इस पर, राइट। हाँ, 100 बार जन्म लेंगे, तो वो चित्रहार में ब्लैक एंड वाइट में ना समझ नहीं आता था, क्योंकि वो तो एक वाटरफॉल में ऐसे प्रदीप कुमार साहब निकल के आते थे। तो इसी के साथ ब्रिज साहब के प्रणाम, उनको नमन करते हुए, वो कहीं भी हो सुने, मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे। मैं इसलिए आप लोगों का फेवरेट वॉइस नहीं हूँ कि मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं आप लोगों के इसलिए फेवरेट वॉइस हूँ कि शायद मैं वो कहता हूँ जो बहुत आप में से लोग कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते, वक्त नहीं है, एनर्जी नहीं है, या जो भी है, या मेरे में पागलपन थोड़ा ज़्यादा है कि मैं कह देता हूँ। तो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी खुशखबरियाँ आएंगी, बहुत सारे ऐप के साथ मेरी आवाज़ जुड़ेंगी, ठीक है।
तो मैं अपनी कंटेंट उनके साथ शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके साथ वॉइस जुड़े, अपना भी चीज़ें आ रही हैं। यूट्यूब को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, पोएट रंजय रॉकी यूट्यूब चैनल को, और बहुत जल्दी हम लोग और भी चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो आप सब ऐसे ही बने रहे, और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जितने भी लोग मेरे सामने हैं और जितने भी लोग सुन रहे हैं, क्योंकि आप सबके लिए इतने लोग मुझे मैं 2 मिनट ये लेना चाहता हूँ बस। एक दिन सुबह आँख खोलता हूँ, एक मैसेज आता है बहुत फेमस कवि के, कहते ब्रिज साहब वाला लिंक भेजो। मैंने कहा सर प्रोग्राम तो होने दो। फिर देखता हूँ कि वो बहुत ही हेलो रंजय रॉकी, हाँ जी सर वाजपेयी सर आप देख लेना इसका रिपीट, या तो यूट्यूब में देख लेना, ये ख़त्म ही होने वाला है। तो ये आप सबके कारण ये हो रहा है, ये कोई मेरा सक्सेस नहीं है, आप सबके जो भी इनपुट्स आते हैं। मैं आप सबसे एक बात का माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि बहुतों को लगता है कि मैं इनपुट फॉलो नहीं कर रहा हूँ या कुछ भी। कई बार होता है कि मेरे खुद की भी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स है, खुद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो मैं आपके सामने रख नहीं सकता। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि आपके इनपुट्स फॉलो नहीं होते। पूरी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम मैं आप लोगों को दे पाऊँ, और पिछले 2-3 दिन में हमेशा से परेशान रहता हूँ। आज शिवा, नाइस दैट यू हैव जॉइंड। शिवा हैज़ बिन वन ऑफ माई ओल्डेस्ट स्टूडेंट। तो मैं आप सबका आभारी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही सुनते रहे, और मुझे जैसे कहते हैं ना कि एक माफ़ करते रहे कि आदमी कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कर देगा, पर मुझे लगता है मैं हमेशा वो चीज़ कहता हूँ जो सच है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑडियंस हूँ, 2 कौड़ी का आम आदमी, और 2 कौड़ी का आम आदमी हमेशा सच कहता है। तो आप सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी का, आप सब जो मुझसे बड़े हैं, और इन सब में आप सबका कंट्रीब्यूशन है, ये मैं एक बार और कहना चाहता हूँ। आप सबके सामने मैं हूँ, पर इसके पीछे आप सब हैं। मेरे और आपके बीच कैमरे में जो भी है वो सिर्फ मैं और आप हैं, पर मेरे पीछे आप सब हैं। आप सबका आशीर्वाद है, तभी ये इतना अच्छा हो रहा है। तो विद दिस आई साइन ऑफ। सी यू नेक्स्ट मंडे विद divas ऑफ बॉलीवुड। काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल पोएट रंजय रॉकी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।